अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगाज। फजा अचानक टायरों के चीखने की जोरदार आवाज़ों से बुरी तरह गूंज उठी। ब्रेक लगने की बावजूद सफ़ेद रंग की सेडान सड़क पर यूं घिसटती चली गई जैसे किसी ट्रेन का इंजन इस कार को पूरी कुव्वत से पीछे से आगे धकेल रहा हो। और सड़क के दरमियान में खड़े सुलेमान के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गई। इसके हाथों से सौदा सलफ के थैले गिर गए और इसने खौफ से आंखें मूंद दी। इसे साफ महसूस हो रहा था कि सड़क पर घिसटती हुई कार इससे आ टकराएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे सुलेमान के करीब आकर अचानक इससे सिर्फ 1 फुट के फासले पर कार रुक गई और सड़क के किनारों पर मौजूद अफराद जो इस कार को घिसट कर सुलेमान की तरफ बढ़ते देखकर ये यकीन कर बैठे थे कि कार सुलेमान को रगीदती हुई ले जाएगी। इनके चेहरों पर कार रुकते देखकर इत्मीनान आ गया। सुलेमान ने कार खुद पर चढ़ते देखकर आंखें बंद करते ही दोनों हाथ आंखों पर रख लिए थे और इसके मुंह से बेख्तियार जलतू जलालतू आई बला टालतू का वर्ड जारी हो गया। कार रुकने की आवाज़ सुनकर इसने आंखों पर रखे हुए एक हाथ की उंगलियां खोली और मची मची आंखों से कार की तरफ देखने लगा। और फिर कार को रुके देखकर इसने सुकून का गहरा सांस लिया और दोनों हाथ आंखों से हटाकर आंखें खोल दी। कार में एक नौजवान स्टीयरिंग पर बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर सुलेमान की तरफ देख रहा था। सुलेमान ने सड़क की तरफ देखा तो इसका चेहरा बिगड़ता चला गया। इसके सौदा सलफ वाले थैले सड़क पर गिर गए थे, जिनमें चीनी, पत्ती और दूध के पैकेट थे, और सड़क पर गिरने की वजह से दूध के पैकेट फट गए थे। चीनी और पत्ती भी सड़क पर बिखर गई थी। इसी तरह इसकी सब्जियों वाले थैले का भी सामान बाहर निकल आया था। सत्यानाश! सारे के सारे सामान का सत्यानाश हो गया, सुलेमान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। और इसी लम्हे नौजवान कार से निकला और सुलेमान की तरफ बढ़ा। क्या हुआ भाई साहब, आपको कोई चोट तो नहीं आई? नौजवान ने बुखराए हुए सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। सुलेमान ने इसकी तरफ देखा। वो 20-22 साल का खुश शक्ल नौजवान था। इसने बोस्की का लिबास पहन रखा था। शक्ल सूरत और लिबास से तो वो खाते पीते घराने का मालूम हो रहा था, लेकिन इसकी शेव बेढंगे अंदाज में बढ़ी हुई थी और इसका रंग यूं जर्द हो रहा था जैसे वो यरकान का मरीज हो। इसका जिस्म भी यूं कपकपा रहा था जैसे इसे सर्दी लग गई हो। जी जनाब, ये तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया है, वरना जिस तेजी से आप कार चला रहे थे, इन सब्जियों और सामान की जगह सड़क पर मैं पड़ा होता। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मम मम मैं दरअसल जल्दी में था, नौजवान ने इसी तरह हकलाहट भरे लहजे में कहा। किसी दिन आपकी ये तेज रफ्तारी और जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है, सुलेमान ने कहा। वो आजकल के नौजवान नस्ल से बखूबी वाकिफ था, जो अपने माँ बाप की कमाई का बेदरीग इस्तेमाल करते थे और खुद को रोड प्रिंस समझ के गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को हवाओं में उड़ाते फिरते थे। इनकी शौकियाँ और शरारतें दूसरों को दिखाने के लिए हद से तजावज़ कर जाती थी। मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करके सर्कस के जोकरों की तरह करतब दिखाते थे और कार सवार कार को जेट जहाज़ बनाकर सड़कों पर उड़ते दिखाते ही देते थे। और बाद औक़ात इनकी यही शौकियाँ और शरारतें इनकी नुकसान का बाइस बन जाती थीं। इनके सर और हाथ पैर टूटना मामूली बात थी। बेशुमार नौजवान अपनी इन हरकतों की वजह से अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे थे, मगर ये सब देखकर भी किसी को नसीहत नहीं होती थी। आपको चोट तो नहीं आई? नौजवान ने कहा। शायद वो हकला कर ही बोलने का आदी था। नौजवान शक्ल सूरत और वज़ाकत के एतबार से खाते पीते घराने का फर्द नजर आ रहा था, मगर जिस तरह से इसका रंग था और इसका जिस्म कँपकपा रहा था, ये देखकर सुलेमान को हैरत हो रही थी। इसकी हालत ठीक मालूम नहीं हो रही थी। मैं तो ठीक हूँ जनाब, मगर मेरी सब्जियों का बुरा हाल हो गया। किसी की टांग टूट गई है, किसी के हाथ सलामत नहीं है, किसी का सर फट गया है और कोई सब्जी यूं तड़प रही है जैसे इसकी सारी पसलियां टूट गई हों। और ये देखो, 2-3 प्याजों की तो खाल ही फट गई है, करेले अंधे हो गए हैं और अच्छे भले आलू टुकड़ों में बदल गए हैं। इन्हें अगर जल्द से जल्द किसी नज़दीकी अस्पताल ना ले जाया गया तो शायद ही इनमें से कोई जिंदा बचे, सुलेमान ने कहा। जी, क्या कहा आपने? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, आप बहरे हैं? आपको सुनाई नहीं दिया? सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। नन नन नहीं, मेरा मतलब है सब्जियां कैसे जख्मी हो सकती हैं? ये तो, नौजवान ने कहा। हाँ,
बहरे होने के साथ आपको शायद दिखाई भी कम देता है। देख नहीं रहे मेरा सारा सामान सड़क पर बिखर गया है और इनका क्या हाल है? सुलेमान ने तेज लहजे में कहा। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, आपका सामान खराब हो गया है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नौजवान ने कहा। सिर्फ माजरत से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे ये सारा सामान दोबारा खरीद कर देना पड़ेगा, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और वो आपको सब्जियों और तरकारियों के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाएगी। अब पुलिस? ओ नहीं, पुलिस को ना बुलाना प्लीज, मैं आपको अभी इस सारे सामान के पैसे दे देता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर नौजवान ने यूं घबराए हुए लहजे में कहा जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। इसने फौरन जेब से अपना वॉलेट निकाल लिया। इसका वॉलेट खासा खुला हुआ था। इसने वॉलेट खोला तो सुलेमान आंखें फाड़ कर रह गया। वॉलेट बड़े बड़े नोटों से भरा पड़ा था। नौजवान जल्दी जल्दी नोट गिनने लगा। कितने रुपए दूं आपको? नौजवान ने सुलेमान से मुखातिब होकर पूछा। रुपए? मैंने तुमसे रुपए मांगे हैं? सुलेमान ने इसे घूरते हुए कहा। तो फिर मैं क्या करूं आपके लिए? नौजवान ने इसी अंदाज में कहा। मेरी सब्जियों को फौरन किसी अस्पताल में ले जाओ और इनकी मरहम पट्टी कराओ। सुलेमान ने कहा। मरहम पट्टी? सब्जियों की मरहम पट्टी? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ चलो उठाओ, मेरे साथ सारा सामान उठाओ और इन टूटी फूटी सब्जियों को उठाकर अपनी कार के डिक्की में डालो। फिर हम यहाँ से सीधे किसी अच्छे और महंगे अस्पताल जाएंगे जहाँ इन सब्जियों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। सुलेमान ने कहा तो इर्द गिर्द खड़े लोगों के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो देखें भाई साहब, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाने दे, मैं जल्दी में हूँ। नौजवान ने इसी तरह बौखलाहट भरे लहजे में कहा। क्यों? आपका दावत का वलीमा है जहाँ आपको जाने की जल्दी है? सुलेमान ने कहा। नहीं, मुझे डीएल की जरूरत है। अगले आधे घंटे तक मैंने डीएल ना लिया तो मैं नौजवान ने कहा। डीएल? ये डीएल क्या है? सुलेमान ने हैरान होकर कहा। कुछ नहीं, गलती से मेरे मुंह से ये नाम निकल गया है। नौजवान ने यकलख्त घबरा कर कहा। तो संभाल कर रखा करे ना। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या? नौजवान ने पूछा। अपना मुंह जिससे गलत नाम निकल जाता है, सुलेमान ने कहा और कई अफराद हंस पड़े और नौजवान होकों की तरह इन लोगों की तरफ देखने लगे जैसे इन लोगों के हंसने का मतलब समझ में ना आया हो। मैं जाऊं? कहाँ? सुलेमान ने इसी के अंदाज में कहा। वो मुझे एक जरूरी काम है। नौजवान ने कहा। मेरा इस कदर नुकसान करके कह रहे हो कि जरूरी काम है? गजब खुदा का, मैंने अपने साहब के लिए बड़े मुश्किलों से और इन दुकानदारों की मिन्नतें कर करके इनसे ये सामान उधार लिया था। अब तुमने सब ज़ाया कर दिया है। अब कौन देगा मुझे और उधार? तब तो आप मुझसे अपने सामान की कीमत ले लेना। नौजवान ने जैसे जिद होते हुए कहा। कितनी कीमत दोगे? सलमान ने फौरन कहा। आपने अभी कहा था कि आपका मेरा मतलब है आपने ये सारा सामान उधार लिया था। जितने का सामान था आप मुझसे इतने रुपए ले लें। नौजवान ने कहा। नाम क्या है तुम्हारा? सुलेमान ने नौजवान को गौर से देखते हुए पूछा। क्यों? आप नाम क्यों पूछ रहे हैं? नौजवान ने घबरा कर कहा। घर जाकर मैं तुम्हारे नाम का चार डालूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। हम मेरे नाम का चार? नौजवान ने हमाकत ज़दा नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। अपना नाम बताओ, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम शेख वाजिद है। नौजवान ने कहा। शेख वाजिद? तो तुम शेख हो, बहुत खूब। फिर तो तुमसे रकम निकलवाने का लुत्फ ही आ जाएगा। सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या? आपने क्या कहा है? नौजवान ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, तुम ये बता, तो क्या तुम मेरा नुकसान पूरा करोगे? हाँ बताएं, कितने रुपए दूं? नौजवान ने एक बार फिर वॉलेट खोलते हुए कहा, जो बदस्तूर इसके हाथ में ही था। 1,40,332 रुपए, सुलेमान ने कहा। तो नौजवान बेख्तियार उछल पड़ा। इर्द गिर्द खड़े लोग भी सुलेमान की तरफ तेज नजरों से घूरने लगे। इतनी बड़ी रकम, ये सामान इतनी बड़ी रकम का कैसे हो सकता है? तो मैंने कब कहा है कि ये सामान इतनी बड़ी रकम का है? तब फिर आप मुझसे इतने रुपए क्यों मांग रहे हैं? शेख वाजिद ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। भाई साहब, आपने अभी कहा था कि आप मेरा नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये सारा सामान उधार लिया था। मैं पिछले कई हफ्तों से यहाँ से सामान उधार ले जा रहा हूँ। जिन दुकानदारों के मैंने पैसे देने हैं, अब अगर मैं इनसे दोबारा सामान लेने जाऊंगा तो मेरे अगले पिछले सारे खाते खोल कर बैठ जाएंगे और जब तक मैं इनकी अगली पिछली तमाम रकमें चुका ना दूंगा, मुझे अपनी दुकान के करीब भी ना भटकने देंगे।
इसलिए तुम मुझे इतनी रकम दो ताकि मैं इनका कर्जा चुका कर नया खाता शुरू कर सकूं। और कुछ नहीं तो अगले हफ्तों 2 हफ्तों तक मुझे इनसे उधार लेने का सुकून रहेगा। फिर कोई और मुर्गा हाथ लगा तो मैं आगे भी काम चला लूंगा। सुलेमान ने कहा, मुर्गा, मैं आपको मुर्गा नजर आता हूँ? शेख वाजिद ने उसीले लहजे में कहा, मेरे ख्याल में मुर्गा मुजक्कर होता है और शक्ल सूरत और लिबास से तो तुम भी मुझे मुजक्कर ही दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं हो तो मैं तो हमारी खुशी के लिए तुम्हें मुर्गी कह लेता हूँ। सुलेमान ने कहा, आ आप हद से बढ़ रहे हैं। शेख वाजिद ने उसीले लहजे में कहा, नहीं, मैं तो बदस्तूर अपनी जगह पर ही खड़ा हूँ। सुलेमान ने फौरन कहा तो लोग हंस पड़े। वो बड़ी दिलचस्पी से इन दोनों की नोक-झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जैसे इसके अलावा इनके पास और कोई काम ही ना हो। तो देखें मिस्टर, आप मुझसे इतनी रकम लें जितनी ना कि आपका नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे आप? शेख वाजिद ने आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं समझा। सुलेमान ने तिनक कर बोला, क्या नहीं समझे? नौजवान ने कहा, वही जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। बेहतर है कि मुझे रकम दे दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें मेरी रकम अलग देनी पड़ेगी और पुलिस को चाय पानी के लिए अलग। अब इनका चाय पानी तुम्हारे वॉलेट में मौजूद रकम से पूरी हो या ना हो ये तुम्हारी किस्मत। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। शेख वाजिद ने पुलिस का नाम सुनकर एक बार फिर बड़े घबराए हुए अंदाज में कहा, तो फिर रकम दे दो मुझे। सुलेमान भला आसानी से कहाँ बाज आने वाला था, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, मुझे इस रकम की ज़रूरत है। आप मुझे 2 घंटे का वक़्त दे दें, फिर मैं यहाँ वापस आकर आपको इससे दुगनी रकम दे दूंगा। फिलहाल मुझे जाने दें, इस वक्त निकला जा रहा है। अगर मुझे देर हो गई तो, शेख वाजिद ने कहा, तो क्या होगा? क्या तुम्हारी होने वाली बीवी किसी और के साथ भाग जाएगी? सुलेमान ने मुड़कर कहा, बस करो मिस्टर, ये नौजवान पहले ही परेशान मालूम हो रहा है। तुम मखवा इसे और परेशान मत करो और जाने दो इसे। एक शख्स ने सुलेमान से मुखातिब होकर शेख वाजिद की हिमायत करते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूं इसे? इसने जो मेरा इतना नुकसान किया है, इसका क्या होगा? तो फिर इससे मुनासिब पैसे मांगो, तुम भी तो हद से तजावज कर रहे हो। इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं हद से तजावज करूं, इससे तुम्हें क्या? मेरा सामान था, वो 10 रुपए का था या 10 लाख का। अब मैं इस सामान का इस नौजवान से जो मर्जी वसूल करूं। इस मामले में आप में से किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी ने इस नौजवान की हिमायत करनी है तो इसकी जगह मुझे आप में से कोई भी रकम दे दे, मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन रकम इतनी ही होगी जो मैं तजवीज़ करूंगा। सुलेमान ने कहा तो लोग मुंह बनाते हुए इधर उधर हो गए। सुलेमान पिछले कई रोज से फ्लैट में अकेला था। इमरान इन दिनों किसी निजी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ था, इसलिए सुलेमान फ्लैट में अकेला रह रहकर बोर हो गया था। आज वो ज़रूरत का सामान लेने निकला था तो इस नौजवान शेख वाजिद से इसका टकराव हो गया। सुलेमान को और कुछ ना सूझा तो वो इस नौजवान से ही उलझ पड़ा था। आप एक काम करें, शेख वाजिद ने सुलेमान की हठधर्मी देखकर कदे नरम लहजे में कहा, बगैर रकम लिए मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। सुलेमान ने तेज लहजे में कहा, मेरा मतलब है आप मेरे साथ चलें, मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा लूँ, फिर मैं आपको अपनी रिहाइशगाह ले चलूँगा और आप जितनी रकम कहेंगे मैं आपको इतनी रकम अदा कर दूँगा। शेख वाजिद ने कहा, पक्का? सुलेमान ने इसे तेज नज़रों से घूरते हुए कहा, बिल्कुल पक्का। शेख वाजिद ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो सुलेमान ने इसका हाथ थाम लिया। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। नौजवान का हाथ एक तो सर था और दूसरे इसके जिस्म में बाकायदा कपकपाहट थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुलेमान ने नौजवान को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आए मेरे साथ, देर हो गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। शेख वाजिद ने कहा तो सुलेमान ने थैलों में मौजूद बचा खुचा सामान उठाया और शेख वाजिद की कार की तरफ बढ़ा, जो फौरन ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया था। सुलेमान ने थैले कार की पिछली सीट पर रखे और शेख वाजिद के साथ वाली सीट पर दरवाज़ा खोलकर गड़ाप से अंदर घुस गया, जैसे उसे खदशा हो कि शेख वाजिद इसे वहीं छोड़कर भाग जाएगा। शेख वाजिद ने एक तवील सांस लिया और कार का इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। शक्ल सूरत और लिबास से तो अच्छे खानदान के लगते हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर जर्दी क्यों है? तुम्हारा जिस्म भी सर्द है और मैंने तुम्हारे जिस्म में कपकपाहट भी महसूस की है। सुलेमान ने शेख वाजिद से मुखातिब होकर कहा, बस ऐसे ही। शेख वाजिद ने इसकी बात टालने वाले अंदाज में कहा, बस ऐसे ही? क्या तुम फिक्रमंद और इंतहाई परेशान भी हो?
परेशानी तुम्हारे चेहरे पर मुझे साफ लटकती, मेरा मतलब है टपकती हुई दिखाई दे रही है। सुलेमान ने कहा, आप प्लीज कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? शेख वाजिद ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मुझे खामोश रहने की आदत नहीं है, मैं इसी तरह बक झक झक करता रहता हूँ। सुलेमान ने कहा तो शेख वाजिद इसे घूर कर रह गया। वो कार सुबह रफ्तारी से दौड़ा रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ वो मेन रोड पर आ गया, और मेन रोड पर आते ही इसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार ड्राइव करते हुए वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रहा था, जैसे इसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। किसी को टाइम दिया हुआ है क्या जो बार बार रिस्ट वॉच देख रहे हो? नहीं, मेरा डीएल लेने का वक्त हो रहा है। अगर वक्त गुजर गया तो? शेख वाजिद एक बार फिर कहते कहते रुक गया। डीएल? तुमने ये नाम पहले भी लिया था। अरे क्या है ये डीएल? सुलेमान ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, अब तुम खामोश बैठो। शेख वाजिद ने इस बार घुरा कर कहा तो सुलेमान बेख्तियार चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। शेख वाजिद का जर्द चेहरा यकलख सुर्ख होना शुरू हो गया था। इसकी आंखों में भी जैसे खून की सुर्खी लहराने लगी थी। यूं लग रहा था जैसे अचानक इसके जिस्म का सारा खून सिमट कर इसकी आंखों और चेहरे पर आ गया हो। वो बार बार अपने खुश्क होंठ होठों पर लगा रहा था और जुबान फेर रहा था, और इसके जिस्म में कपकपाहट तेज होती जा रही थी। इसी लम्हे इसने कार की रफ्तार कम करना शुरू कर दी। कार की रफ्तार कम होते हुई कार बुरी तरह से डगमगाने लगी। वो कभी कार दाएं की तरफ लहरा रहा था, कभी बाएं तरफ। साथ साथ वो जोर जोर से सर झटक रहा था, जैसे इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो, और वो सर झटक झटक कर अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहा हो। कार रोको जल्दी, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा। इसने सामने से एक तेज रफ्तार कार इसकी तरफ आते देखी थी। कार जैसे ही नजदीक पहुंची, सुलेमान ने बौखलाकर स्टीयरिंग व्हील दूसरी तरफ घुमा दिया, और कार तेजी से दाएं तरफ घूमती चली गई। इसकी आवाज सुनकर नौजवान ने फौरन ब्रेक पेडल दबा दिया और कार एक झटके से रुक गई। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस तरह करते हो तुम ड्राइविंग? सुलेमान ने शेख वाजिद को घूरते हुए कहा। नहीं मैं वो शेख वाजिद ने कहा। इसका रंग सुर्ख से सुर्ख होता जा रहा था। तुम्हारी हालत बहुत खराब हो रही है, कहीं तुम नशे के आदि तो नहीं हो? नन नन नशा नहीं, मम मम मुझे डीएल की जरूरत है। फिर वही डीएल? डीएल है क्या? सुलेमान ने गुस्से से कहा। क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? शेख वाजिद ने सुलेमान की बात का जवाब देने की बजाय उल्टे से पूछा। हाँ। तब तो प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, शेख वाजिद ने कहा तो सुलेमान ने इस बात में सर हिला दिया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। शेख वाजिद ने कार का दरवाजा नहीं खोला था, वो ड्राइविंग सीट से निकलकर साथ वाली सीट पर आ गया। सुलेमान घूमकर दूसरी तरफ आया और इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कहाँ जाना है? नाइट हाउस, शेख वाजिद ने अटक अटक कर कहा। इसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। नाइट हाउस कहाँ है? नाइट हाउस? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। वो मैं, शेख वाजिद ने नींद में डूबे हुए लहजे में कहा। इसकी खराब हालत देखकर सुलेमान की पेशानी पर सिलवटें आ गई। इसने शेख वाजिद का कंधा पकड़कर इसे जोर से झंझोड़ा। होश में आओ, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा तो शेख वाजिद ने फौरन आंखें खोल दी। इस बार जब इसने सुलेमान को देखा तो एक बारगी वो लरस गया। शेख वाजिद की आंखें जैसे खून से लुथड़ी हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ नाइट हाउस कहाँ है? क्रॉस क्रॉस। अरे अरे, क्या हुआ शेख वाजिद? इसे इस तरह लुढ़कते देखकर सुलेमान ने बड़े बुखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन शेख वाजिद बेहोश हो चुका था। सुलेमान ने फौरन कार साइड पर रोकी और शेख वाजिद पर झुक गया। इसने शेख वाजिद की नब्ज, इसके दिल की धड़कन चेक की और फिर इसके फूटे उठाकर देखे। अरे बाप रे! मेरा मजाक तो मेरे ही गले पड़ता नजर आ रहा है। इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। अगर मैं इसे जल्दी से किसी अस्पताल ना ले गया तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। सुलेमान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे सुलेमान ने अचानक शेख वाजिद के नाक और कानों से खून निकलते देखा। खून देखकर सुलेमान के रहे सहे होशान भी खता हो गए। इसने फौरन कार मोड़ी और सड़क पर आकर इसने गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाकर कार निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। वो कार ड्राइव करते हुए बार बार शेख वाजिद पर नजर डाल रहा था, जो बेहोश था, लेकिन इसका जिस्म यूं हिट रहा था जैसे इस पर नजा का आलम तारी हो गया हो। इसकी नाक और कानों से मुसलसल खून निकल रहा था। फिर अचानक सुलेमान ने इसके चेहरे के मसामों से खून की धारें फूटते देखी।
शेख वाजिद के जिस्म के तमाम मसामों से खून फूट निकला था और देखते ही देखते इसका सारा लिबास खून से सुर्ख हो गया। सुलेमान आंखें फाड़ फाड़ कर ये रूह फरसा मंजर देख रहा था। इस कदर भयानक और खौफनाक मंजर देखकर इसे अपनी रगों में अपना खून जमता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसने कार ना रोकी। इसने कार की रफ्तार और तेज कर दी थी और कार सड़क पर बंदूक से निकली हुई गोली की तरह उड़ी जा रही थी। सुलेमान ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर यूं कार दौड़ा रहा था जैसे वो आलमी रेस का चैंपियन हो। सड़क पर मौजूद कारों को ओवरटेक करता हुआ वो कार कभी दाएं तरफ मोड़ रहा था, कभी बाएं तरफ। इससे पहले सुलेमान ने कभी इस कदर तेज ड्राइविंग नहीं की थी। वो सड़क पर मौजूद दूसरी कारों के करीब से इन्हें ओवरटेक करता हुआ गुजरता गया तो लोग उसे देखकर ही कांप कर रह जाते। शेख वाजिद का फव्वारों की तरह खून निकलते देखकर सुलेमान के दिमाग में जैसे बर्फ सी जम गई थी। वो ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह भी नहीं कर रहा था। इसकी तेज रफ्तार कार देखकर सिग्नल्स पर मौजूद ट्रैफिक सार्जेंट ने बाकायदा सीटियां बजानी शुरू कर दी थी, लेकिन सुलेमान के कान तो जैसे बहरे हो चुके थे और वो अंधाधुंध कार दौड़ा रहा था। फिर दो मोटरसाइकिल सवार पायलट इसके पीछे लग गए और सायरन बजाते हुए इसे वार्न करने लगे, लेकिन सुलेमान को इनकी कोई परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह कार दौड़ा रहा था। मुख्तलिफ सड़कों पर वो अचानक कार इस तेजी से टर्न करता था कि कार के टायर एहतजाजन चीख उठते और कार यकलख तरछी होकर सड़क पर घिसट जाती, लेकिन सुलेमान निहायत महारत से कार सीधी करता और आगे दौड़ा ले जाता। आधे घंटे बाद वो कार फारूकी अस्पताल के कंपाउंड में ले गया। कंपाउंड में दाखिल होते ही इसने यकलख ब्रेक पेडल दबा दिया। कार के टायर बुरी तरह से चीखते हुए और स्याह लकीरें खींचते हुए कंपाउंड की तरफ बढ़े और फिर कार सामने सीढ़ियों के ऐन करीब आकर एक जोरदार झटके से रुक गई। कंपाउंड में मौजूद अफराद इस कदर तेज रफ्तारी से कार अंदर आते देखकर बौखला गए थे और इनमें से कई अफराद ने दाएं बाएं छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाई थीं, वरना तेज रफ्तार कार की जद में आकर इनमें से एक आध जरूर पार लग जाता। कार रुकते ही सुलेमान ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागता हुआ दूसरी तरफ आ गया। इसने साइड वाला दरवाजा खोला और सीट पर गिरे हुए शेख वाजिद को पकड़कर बाहर निकाल लिया। शेख वाजिद का सारा जिस्म खून से भीगा हुआ था, जैसे इसे अभी अभी किसी खून के भरे तालाब से निकाला गया हो। इसी लम्हे कई अफराद गुस्से से इसकी तरफ लपके, लेकिन कार में मौजूद खून से भरे दूसरे आदमी को देखकर वो ठिठक गए। स्ट्रेचर लाओ जल्दी, सुलेमान ने चीखते हुए कहा और अस्पताल के दरवाजे के पास खड़े दो वार्डन तेजी से इसकी तरफ लपके। इन्होंने साइड पर रखा हुआ एक स्ट्रेचर उठाया और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गई। सुलेमान ने शेख वाजिद को दोनों हाथों पर उठा रखा था। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ा और फिर इसने शेख वाजिद को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, मैं डॉक्टर फारूकी से बात करता हूँ, सुलेमान ने कहा और डॉक्टर फारूकी का सुनकर वार्डन जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल रहे थे फौरन खामोश हो गए। इससे पहले कि वो शेख वाजिद को लेकर ऊपर जाते, सुलेमान तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपका और दो दो तीन तीन सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ा गया और फिर वो अस्पताल की राहदारी में आकर तेजी से भागता चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाजे पर एक वार्ड बॉय खड़ा था। डॉक्टर फारूकी अंदर हैं? सुलेमान ने इससे पूछा, तो वार्ड बॉय ने इस बात में सर हिला दिया। सुलेमान बर्क रफ्तारी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वार्ड बॉय को इसे रोकने का मौका ही ना मिला था। डॉक्टर फारूकी एक फाइल देख रहे थे। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर इन्होंने सर उठाया और फिर वो बेख्तियार चौंक पड़े। अरे सुलेमान, तुम? और ये खून? डॉक्टर फारूकी ने सुलेमान को देखकर इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा। शेख वाजिद को उठाने से सुलेमान के सारे कपड़े खून से भर गए थे। डॉक्टर फारूकी सुलेमान को इमरान के बावर्ची की हैसियत से जानते थे। वो कई बार इमरान के फ्लैट में जा चुके थे, जहाँ इसकी सुलेमान से बलमुशाफा मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन सुलेमान फारूकी अस्पताल में पहली बार आया था और वो जिस हालत में डॉक्टर फारूकी के कमरे में दाखिल हुआ था, डॉक्टर फारूकी का इस तरह चौंकना फितरी बात थी। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, एक नौजवान की हालत बेहद खराब है, इसके सारे जिस्म से खून निकल रहा है, मैं इसे बड़ी मुश्किलों से लेकर यहाँ तक आया हूँ, इसे फौरन चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसे कुछ हो जाए, सुलेमान ने दुआ सलाम की बगैर तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। तो डॉक्टर फारूकी फौरन उठकर खड़े हो गए। ओह, कौन है वो, इसका एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा, पहले आप इस नौजवान को देख लें, सुलेमान ने इसी अंदाज में कहा और सुलेमान का खौफ और घबराहट देखकर डॉक्टर फारूकी ने इस बात में सर हिला दिया।
اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ میں نے روبوٹ بوائے سے اسے اوٹی لے جانے کے لیے کہا تھا، سلیمان نے باہر نکلتے ہی کہا، تو ڈاکٹر فاروقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلیمان ان کے پیچھے تھا۔ آپریشن تھیٹر کے قریب جا کر ڈاکٹر فاروقی نے سلیمان کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود اندر چلے گئے۔ سلیمان کا چہرہ بدستور پریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کو اچانک ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک بے ہوش ہو گیا تھا، پھر اس کی ناک اور کانوں سے خون نکلنے لگا، اور پھر اچانک اس کے تمام جسم کے مساموں سے فواروں کی طرح خون پھوٹ نکلا تھا۔ یہ ایسا بھیانک اور دلخراش منظر تھا جسے دیکھ کر سلیمان بھی تھرا کر رہ گیا تھا۔ سلیمان کے دماغ میں بار بار شیخ واجد کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے، نائٹ ہاؤس اور ڈی ایل۔ وہ بار بار ڈی ایل کی بات کر رہا تھا، اور جس طرح وہ بے چینی سے بار بار ریسٹ واچ دیکھ رہا تھا، اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ ڈی ایل ہے کیا؟ سلیمان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ سڑک پر اس نوجوان کو روک کر اس سے مسخرہ پن کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اگر وہ اسے جانے دیتا تو کم از کم سلیمان کے سامنے اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سلیمان پریشانی کے عالم میں اوٹی کے باہر ٹہلنے لگا۔ اوٹی کے دروازے پر لگا سرخ رنگ کا بلب جل گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر فاروقی انتہائی ایمرجنسی حالت میں اس نوجوان کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ پھر 15 منٹوں کے بعد سرخ بلب بجھ گیا اور چند لمحوں کے بعد اوٹی کا دروازہ کھل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ نوجوان ٹھیک تو ہے؟ نہیں، وہ ہلاک ہو گیا ہے، ڈاکٹر فاروقی نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، اور ان کا جواب سن کر سلیمان کو ایک دھچکا سا لگا۔ ہلاک ہو گیا ہے؟ اوہ اوہ، سلیمان نے ہکلاتے ہوئے کہا، اس کے جسم کا سارا خون نکل گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر جسم سے سارا خون نکل جانے کی وجہ سے وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ یہ میری زندگی کا انتہائی حیرت انگیز اور انوکھا کیس تھا۔ اس نوجوان کے تمام مساموں سے خون نکل رہا تھا۔ ناک، کان اور منہ سے خون نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جسم کے تمام مساموں سے خون نکلنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرت کا شدید عنصر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے مسام پھوٹتے اور فواروں کی طرح خون نکلتے دیکھا تھا، سلیمان نے کہا۔ ہوا کیا تھا اسے؟ کون ہے یہ؟ اور تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ ڈاکٹر فاروقی نے پوچھا تو سلیمان نے انہیں ساری تفصیل بتا دی، اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئے۔ ڈی ایل اور نائٹ ہاؤس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نوجوان کسی نشہ آور منشیات لینے کے لیے فوراً جانا چاہتا ہو، ڈاکٹر فاروقی نے میز کے پیچھے جا کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایسا کون سا نشہ ہو سکتا ہے جس کے بر وقت نہ ملنے پر انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے جسم سے خون پھوٹ نکلے اور وہ مر جائے؟ میں نے بھی آج تک ایسی کسی منشیات کے بارے میں نہیں سنا کہ جس کے نہ ملنے سے انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ ہیروئن اور دوسرے ایسے نشوں کے نہ ملنے سے جسم ہٹتا ضرور ہے اور انسانی حالت غیر ہو جاتی ہے، لیکن ناک، کان اور منہ سے خون پھوٹ نکلے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کے جسم کے تو ایک ایک مسام سے خون پھوٹ نکلا ہے، ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔ کیا آپ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے؟ پوسٹ مارٹم کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ اسے کیا ہوا تھا، سلیمان نے کہا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ہمیں اس نوجوان کے لواحقین کی اجازت ضرور ہوگی۔ اب یہ تو معلوم ہو کہ یہ کون ہے اور اس کا کس فیملی سے تعلق ہے، اس کے بعد ہی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ اوہ ہاں، واقعی اس کی فیملی کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس نے مجھے اپنا نام شیخ واجد بتایا تھا۔ اس کے پاس والیٹ تھا، والیٹ میں ضرور اس کا کوئی شناخت نامہ ہوگا۔ کیا آپ اس کا والیٹ یہاں منگوا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ویسے بھی میں نے اس کی نعش سرد خانے بھجوا دی ہے۔ اس کی جیبوں سے جو کچھ نکلا تھا میں اب یہاں منگوا لیتا ہوں، ڈاکٹر فاروقی نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے میز کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا تو باہر مترنم گھنٹی بج اٹھی، اور پھر کچھ دیر بعد باہر کھڑا آدمی اندر آ گیا۔ یس سر، آنے والے نے محبانہ لہجے میں کہا، تو ڈاکٹر فاروقی سے ہدایات دینے لگا۔ ہدایت سن کر اردلی فوراً باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ ڈاکٹر فاروقی کو دے دیا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر فاروقی نے پلاسٹک بیگ کھول کر اس میں سے چند چیزیں باہر نکال کر میز پر رکھ دیں، جن میں ایک قیمتی سیل فون، والیٹ اور چند کاغذات تھے۔ وہ کاغذات دیکھنے لگے۔ کار کے لائسنس میں اس کا نام شیخ واجد درج ہے اور اس کی والدیت شیخ عبدالسلام ہے، ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔
ایڈریس کیا ہے اس کا؟ سلیمان نے پوچھا۔ بنگلہ نمبر 33 فیز 2 آفیسرز کالونی۔ آفیسرز کالونی؟ اوہ، تو یہ کسی سرکاری افسر کا بیٹا ہے؟ سلیمان نے چونک کر کہا، اور اس نے شیخ واجد کا والیٹ اٹھایا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا۔ والیٹ میں 80,000 سے زائد رقم تھی۔ چند وزٹنگ کارڈز کے علاوہ والیٹ میں ATM اور 2 کریڈٹ کارڈز بھی تھے جو اسی کے نام کے تھے۔ سلیمان نے وزٹنگ کارڈز دیکھے۔ کارڈز مختلف افراد کے تھے۔ ان میں کسی کارڈ پر نائٹ ہاؤس نہیں لکھا ہوا تھا اور نہ ہی کسی DL کے بارے میں کچھ درج تھا۔ سلیمان نے نوجوان کا سیل فون چیک کیا۔ سیل فون کی فون بک بھری ہوئی تھی۔ سلیمان فون کے ریسیونگ نمبر اور ڈائل نمبر چیک کرنے لگا۔ ڈائلنگ میں ایک ان نون نمبر تھا۔ سلیمان نے اس نمبر کو سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ ریڈ کلب۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ او سوری، غلطی سے آپ کا نمبر مل گیا ہے۔ میں نے تو نائٹ ہاؤس کا نمبر ملایا تھا، سلیمان نے کہا۔ نائٹ ہاؤس؟ ایک منٹ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سلیمان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے ایسے ہی نائٹ ہاؤس کہہ دیا تھا۔ یس، جاشو دادا بول رہا ہوں۔ جاشو دادا، میں شیخ واجد بول رہا ہوں۔ سلیمان نے ڈاکٹر فاروقی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بدل کر کہا۔ اوہ، تم کہاں ہو؟ تم جانتے نہیں تمہارے 36 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں۔ 36 گھنٹے کو پورے ہونے سے پہلے اگر تم نے DL نہ لیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکے ہو۔ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ بس میں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، تم DL تیار رکھو۔ سیٹ تیار ہے، تم رقم پوری لانا۔ پوری رقم کے بغیر میں تمہیں سیٹ نہیں دوں گا۔ ہاں ہاں، میں پوری رقم لا رہا ہوں، سلیمان نے جلدی سے کہا۔ وقت کم ہے، جلدی آ جاؤ۔ راستے میں اگر تم بے ہوش ہو گئے تو تمہاری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، دوسری طرف سے جاشو دادا نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ رابطہ منقطع ہونے پر سلیمان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا ہوا؟ کہاں کا نمبر تھا؟ لائٹ ہاؤس کا، سلیمان نے کہا، اور اس نے فون پر ہونے والی بات چیت تفصیل سے ڈاکٹر فاروقی کو بتا دی۔ اوہ، تو یہ DL کسی نشے کا ہی نام ہے۔ لیکن یہ کون سا نشہ ہے جو 36 گھنٹے نہ ملنے کی صورت میں انسان کی موت کا باعث بن جاتا ہے، اور وہ بھی اس قدر بھیانک موت کہ سارے جسم کے مساموں سے خون پھوٹ نکلے؟ ڈاکٹر فاروقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ DL کسی نشیلی دوا کا مخفف معلوم ہوتا ہے۔ اصل نام پتہ چلے گا تبھی معلوم ہوگا کہ یہ کیا نشہ ہے، سلیمان نے کہا۔ عمران کہاں ہے؟ اس سے بات کراؤ۔ اگر ہمارے ملک میں اس قدر خطرناک نشہ اور منشیات موجود ہیں جس کے نہ ملنے پر انسان 36 گھنٹے میں ہلاک ہو جائے تو یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ نشے کی کوئی تیز اور نئی قسم معلوم ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر منشیات لینے والوں کا اس قدر خوفناک انجام نہیں ہوتا، ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔ صاحب تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں مجھے جا کر بات کرنی پڑے گی اور بڑے صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی یہ ان کے ہی ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے، وہی اسے ہینڈل کریں تو اچھا ہے، سلیمان نے کہا۔ بڑے صاحب سے تمہاری مراد سر عبدالرحمان ہے؟ ڈاکٹر فاروقی نے کہا۔ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے پاس جا کر انہیں ساری تفصیل بتا دوں گا۔ وہ سپر فیاض سے کہہ کر آج ہی ریڈ کلب یا نائٹ ہاؤس میں ریڈ کرا دیں گے، اور پھر وہاں جو کچھ ہوگا خود ہی سامنے آ جائے گا، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کے آنے پر میں انتظار کروں گا۔ اس نوجوان کے گھر والوں کو وہ خود ہی انفارم کریں تو بہتر ہوگا، ڈاکٹر فاروقی نے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں، صاحب آپ کے پاس خود آئیں گے یا پھر سپر فیاض کو بھیجیں گے، تب یہ چیزیں آپ انہیں دے دیں۔ میں فی الحال شیخ واجد کی کار لے جا رہا ہوں، بڑے صاحب سے بات کر کے میں کار انہی کے حوالے کر دوں گا، سلیمان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سیل فون اور شیخ واجد کا والیٹ ڈاکٹر فاروقی کے حوالے کیا اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے تھکے تھکے انداز میں کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی تو مترنم بیل بجنے لگی، لیکن اندر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ عمران نے ایک بار پھر بیل بجائی، لیکن اندر خاموشی تھی۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی اور پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سلیمان شاید باہر سودا سلف لینے گیا ہوا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کے اوپر بنے ہوئے روشن دان میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک جھری میں انگلیاں ڈال کر وہاں موجود فلیٹ کی چابی نکال لی۔
चाबी निकाल कर इसने डोर लॉक में लगाई और लॉक खोल दिया। इसने चाबी दोबारा रोशनदान की जेब में डाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। अंदर वाकई खामोशी थी। इमरान ड्राइंग रूम में आ गया और फिर वो एक सोफे पर यूं धड़ाम से गिर गया जैसे बड़ी दूर से दौड़ कर आ रहा हो। सुलेमान प्यारे, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए मुंह के साथ नाक, कान और आंखें भी तरस गई हैं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो पिछले कई रोज से एक्रेमिया गया हुआ था। एक्रेमिया में वो सर दावर के कहने पर एक साइंसदान से मिलने के लिए गया था। इस साइंसदान की एक निजी डायरी सरदावर के पास रह गई थी, जो चंद दिनों कबल एक्रेमिया से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान सरदावर से मिलने के लिए आए थे। वो एक खास फार्मूले पर काम कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने सरदावर से डिस्कस की थी और इनसे फार्मूले के सिलसिले में सलाह व मशवरे भी लिए थे। इस साइंसदान ने चूंकि जल्दी वापस जाना था और इसलिए वो जल्दी में सरदावर के पास अपनी डायरी भूल गए थे, और इस डायरी में चूंकि इनके मखसूस फार्मूले दर्ज थे, इसलिए सरदावर इस डायरी की अहमियत से बखूबी आगाह थे। वो डायरी खुद एक्रेमिया नहीं ले जा सकते थे, इसलिए इन्होंने इमरान से दरख्वास्त की थी कि वो किसी तरह ये डायरी एक्रेमिया में इनके साइंसदान दोस्त के पास पहुंचा दे। इन दो दिनों चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस ना था और इमरान फारिग था, इसलिए वो सरदावर के कहने पर इनसे डायरी लेकर एक्रेमिया चला गया था और डायरी सरदावर के दोस्त साइंसदान के हवाले करके आज ही वापस लौटा था। वो एयरपोर्ट से सीधा अपने फ्लैट आया था। फ्लैट लॉक था, इसलिए इसने दरवाजे के ऊपर रोशनदान की झिरी से चाबी निकाली और अंदर आ गया। लगता है साहब बहादुर लंबे चक्रों में बाहर गए हैं। अपने लिए मुझे खुद ही चाय बनाना पड़ेगी। अब अल्लाह से दुआ है कि किचन में दूध, चीनी और पत्ती मिल जाए, वरना पानी ही उबाल कर पीना पड़ेगा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो उठा ही था कि अचानक कमरे में मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी। एक तो ये कमबख्त फ़ोन ही पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ जाओ बजना शुरू हो जाते हैं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। इमरान कभी फ़ोन की तरफ देख रहा था और कभी दरवाजे की तरफ, जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि वो फ़ोन की तरफ जाए या चुपके से दरवाजे से निकल कर किचन की तरफ चला जाए। हाँ, इसे ना उठाए तो ये इसी तरह गला फाड़ फाड़ कर चीखता रहेगा। पहले इसे ही सुन लो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। हेलो, अली इमरान, MSCD ऐसी ऑक्सीजन, थका मांदा भूखा प्यासा और सुलेमान के हाथ की बनी हुई चाय को तरसा हुआ बोल रहा हूँ। रिसीवर उठाकर कान से लगाते ही इमरान की जबान का चरखा चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, फारूकी अस्पताल से डॉक्टर फारूकी बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूकी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल अहवाल बखैरियत हैं डॉक्टर साहब। मेरे गदूदान मादा में हालत गड़बड़ की सी है, लेकिन ये गड़बड़ महज चाय का एक कप पीने के लिए है और कुछ नहीं। इसलिए मुझे अपना चेकअप कराने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, और वो भी फारूकी अस्पताल के इतने बड़े डॉक्टर की। इमरान ने सलाम दुआ के बाद अपने मखसूस लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूकी हंस पड़े। मैंने आपका चेकअप करने या कराने का मशवरा देने के लिए फ़ोन नहीं किया इमरान साहब। दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूकी ने हंसते हुए कहा। फ़ोन तो आप ही ने किया है डॉक्टर साहब, मुझे कसम ले लें, जो मैंने सिवाय सुनने के लिए रिसीवर को हाथ भी लगाया हो। इमरान ने इसी अंदाज में कहा तो डॉक्टर फारूकी की हंसी तेज हो गई। सुलेमान तो बता रहा था तुम किसी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए हो। डॉक्टर फारूकी ने बात बदलते हुए कहा। सुलेमान ने कहा था। नसीब दुश्मना, क्या वो आपके पास है? इमरान ने चौंक कर कहा। नहीं, वो भी थोड़ी देर पहले आया था। मैं तो सोच रहा था वो अब तक वापस पहुंच गया होगा, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूकी ने कहा, और फिर इन्होंने खुद ही इमरान को सुलेमान के फारूकी अस्पताल पहुंचने और शेख वाजिद को वहां लाने की तफसील बता दी। ओह, तो क्या आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि इस नौजवान को हुआ क्या था? इसने ऐसा कौन सा नशा लिया था जिसकी वजह से इसे इस कदर खौफनाक मौत मरना पड़ा था? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, इसका पता तो पोस्टमार्टम और केमिकल तज्जी के बाद ही चलेगा। बहरहाल मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि वो यहाँ शेख वाजिद का सेल फ़ोन छोड़ गया था। इस सेल फ़ोन पर बार-बार रेड क्लब वालों की कॉल आ रही है। मैंने अभी तक कॉल रिसीव नहीं की। मैं सुलेमान से पूछना चाहता था कि रेड क्लब वालों को क्या जवाब दूँ। आप इनसे कोई कॉल रिसीव ना करें, बल्कि सेल फ़ोन ऑफ कर दें। मैं आपके पास एक आदमी को भेजता हूँ। आप शेख वाजिद का सेल फ़ोन और इसकी तमाम चीज़ें इसे दे दें। मैं देखता हूँ कि क्या मामला हो सकता है। इमरान ने संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। ठीक है, भेज दो।
डॉक्टर फारूकी ने कहा। और सुलेमान की कॉल आए तो इसे मेरा बता दें कि मैं फ्लैट में हूँ और फ्लैट में आ जाइए, मुझे कॉल करे। ओके, मैं कह दूंगा। दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूकी ने कहा तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर कैडल पर रख दिया। DL, ये किसी नशे के नाम का मुखफ़फ़ ही हो सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और चंद लम्हे सोचता रहा। और फिर इसने स्पेशल रूम में जाकर टाइगर को ट्रांसमीटर पर कॉल की और इसे फारूकी अस्पताल भेज दिया ताकि वो डॉक्टर फारूकी से शेख वाजिद का सेल फोन और इसका दूसरा सामान ला सके। इमरान ने तमाम चीज़ें लेकर इसे फ्लैट में आने का हुक्म दिया था। कॉल करने के बाद वो कमरे से निकला तो इसे बैरूनी दरवाजे से सुलेमान अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। सुलेमान का चेहरा परेशानी से बिगड़ा हुआ था। इमरान को देखकर वो ठिठक कर रुक गया। आप क्या भाई साहब, सुलेमान ने अफसरदा से लहजे में कहा। मुझे तो दुनिया में आए हुए बरसों हो गए चुके हैं प्यारे। तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? और ये खून बकरा ही तो है नहीं, फिर किसी का हाथी दबा करके आ रहे हो? इमरान ने इसके लिबास पर लगे हुए खून की तरफ देखते हुए कहा।